नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, ये जो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूं, ये राजेश जी ने हमें भेजा है। राजेश जी उत्तर प्रदेश के मथुरा के पास के रहने वाले हैं। ये घटना 2010 की है, जब उनकी उम्र लगभग 25-26 साल की रही होगी। तो क्या हुआ था उनके साथ में, क्या घटी थी घटना, ये सब जानने के लिए चलते हैं उनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है, कोई कहानी है जो आप मुझे भेजना चाहते हैं, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की इस कहानी में। दोस्तों, मेरा नाम राजेश है। मैं एक पास के बड़े शहर में नौकरी करता था। अब मेरे पास में बाइक थी जो मैं रेलवे स्टेशन पर रख कर के और ट्रेन के द्वारा उस शहर में जाता था। और मेरे गांव के कुछ लड़के भी उस शहर में काम किया करते थे। और हम लोग डेली ट्रेन से सुबह सुबह निकलते थे और रात को वापस लौटते थे। पार्किंग से अपनी बाइक को उठाना और फिर अपने गांव की तरफ चल पड़ना। जो हमारा गांव था उस स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर था। तो रोज का हमारा ये नियम चल रहा था। मैं यंग था, जवान था और अभी मेरी शादी नहीं हुई थी। तो थोड़ा लड़कियों को देख करके मैं आकर्षित ज़रूर होता था। ये तो उम्र का तकाजा है। और जो हमारे साथ में लड़के चला करते थे वो मुझसे छेड़खानी करते थे। कहने लगते थे कि राजेश, तेरी उम्र तो शादी की हो चुकी और तेरे माँ बाप अभी शादी नहीं कर रहे हैं। भाई शादी कर ले, नहीं तो उम्र निकल जाएगा, कोई लड़की नहीं मिलेगी, फिर तू हाथ मलते रह जाएगा। लेकिन मुझे उनकी बातों का जरा भी असर नहीं होता था। मैं हंस करके टाल देता। कह रहे भाई, जब टाइम होगा, वो समय आएगा तो खुद ब खुद मेरी शादी हो जाएगी, तुम लोग चिंता मत करो। और वो सर्दियों का टाइम था। सूरज शाम को जल्दी डूब जाता था। अब हम लोग स्टेशन पर आते थे तो कोहरा छाए हुए रहता था। और एक रात की बात है, जब मैं ट्रेन से उतरा और बाइक लेने के लिए जो पार्किंग में गया, तो वहाँ से बाइक लेकर के वापस हुआ और जैसे ही पार्किंग गेट के आगे मेन रोड के पास में आया तो मुझे एक सुंदर सी लड़की दिखाई दी। वो मुझे हाथ दे रही थी, रोकने की इशारा कर रही थी। मैं उस सुंदर लड़की को चेहरा देखते ही रह गया था। मैं यंग था, मेरे दिल में भी अरमान थे और मैं उसकी तरफ देखते हुए अपना बाइक रोक दिया। मैं उसकी सुंदरता को अपनी आंखों में कैद कर लेना चाहता था और वो मुझसे कह रही थी कि सुनिए सुनिए, लेकिन मैं उसकी चांद सा चेहरा को देखते निहारते जा रहा था। और फिर वो मेरे बिल्कुल पास में आ गई और मुझे ज़ोर से बोली, आप मेरी बात सुन रहे हैं प्लीज़? तब मेरा ध्यान टूटा। मैं बोला, हाँ हाँ बिल्कुल सुन रहा जी, बताइए क्या मदद करूं मैं आपका। बोल रहे कि आप किधर जा रहे हैं। मैं समझ गया कि शायद इसको लिफ्ट की ज़रूरत है। अगर ये लड़की कहीं भी बोलेगी कि यहाँ जाना है तो मैं इसको ज़रूर छोड़ूंगा। मैं अपने दिल में ठान चुका था। इतनी सुंदर लड़की थी, ऐसे दोस्ती मैं करना चाहता था। मैं बोला, जी आपको कहाँ जाना है? उसने एक गांव का नाम बताया। अरे वो तो मेरे गांव के रास्ते में ही है। मैं मन ही मन खुश हो गया था।
मैंने बोला जी जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ जा रहा हूँ, आपका गांव पहले पड़ेगा और उसके बाद है मेरा गांव है, ये तो मेरी रोज का रास्ता है, आप बैठ जाइए, मैं आपको छोड़ दूंगा। वो लड़की मेरी तरफ हल्की सी मुस्कुराई और धन्यवाद करके मेरी पिछली सीट पर बैठ गई। मैं बहुत खुश था क्योंकि उस लड़की का बदन से एक खुशबू सी आ रही थी जो मुझे बहुत ज़्यादा मदहोश कर रही थी। मैं उस लड़की को जब बैठ गई तो मैंने पूछा, जी आपने अपना नाम कुछ बताया था, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो कहने लगी हंसते हुए, नहीं नहीं मैं अपना नाम नहीं बताया है। अब फिर उसने अपना नाम बताया। उसकी सुंदरता की तरह उसका नाम भी बहुत सुंदर था और सबसे उसकी जो आवाज़ थी वो कोयल की तरह बहुत ही मीठी थी। अब मैं उससे उसके बारे में पूछने लगा कि जी आप इस रात में कहाँ से आ रही हैं, क्या आप इसी ट्रेन से उतरी थी जो ट्रेन से मैं आया था? वो हंस कर के कहने लगी, हाँ जी, लेकिन मेरे घर से कोई लोग आने वाले थे लेकिन पता नहीं क्यों नहीं आए। खैर मैं बातचीत का सिलसिला जारी रखा, लेकिन वो कुछ बातों को जवाब दे रही थी और कुछ को बिल्कुल इग्नोर कर जाती थी। लेकिन मुझे खुशी थी कि मेरे पास में एक सुंदर सी लड़की, यंग लड़की बैठी हुई है, मेरी सपनों की रानी की तरह। मैं इसी चीज़ में बहुत खुश था। अब मैं तेज़ी से बाइक चलाते हुए अपने रास्ते पर निकल रहा था। अब उसका जो गांव था वो आ गया था। अब मुझे बहुत दुख हो रहा था कि अब शायद इसको दोबारा बिठा नहीं पाऊंगा। मैं अंदर से बहुत ही दुखी था। अब मैं उसके स्टैंड पर जहाँ बोली थी मैं रोक दिया। वो बाइक से उतर गई और मुस्कुराते हुए कहने लगी, जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने पूछा कि आप नौकरी करती हैं क्या? वो कहने लगी, हाँ मैं शहर में नौकरी करती हूँ और हफ्ते में एक ही दिन आती हूँ अपने गांव में। मैंने सोचा कि चलो कभी न कभी तो ट्रेन में या फिर उसी जगह पर जहाँ मिली थी वहाँ मुलाकात तो ज़रूर हो जाएगी। अब मैं बुझे हुए मन से उससे विदा लिया और अपने घर की तरफ चल पड़ा। वो लड़की अंधेरे गलियों में जाकर के गुम हो चुकी थी, फिर वो मुझे दिखाई नहीं दी। मैं अपने घर पहुंच गया था और एक जो चेहरा था मेरा बहुत खिला हुआ था, लेकिन अंदर से उसके बिछड़ने का गम भी मेरे चेहरे पर नज़र आ रहा था। मैं दोनों चीज़ से वाकिफ़ था कि शायद ये लड़की दोबारा मुझे ना मिले, और एक मन कर रहा था कि नहीं वो मिलेगी, आज नहीं तो फिर कभी मिलेगी। मैं अपने घर में पहुंच गया, खाना पीना खा करके और मैं अपने कमरे में सो गया था। रात को वो लड़की मुझे सपने में आई। सपनों में वो मुझे एक बगीचे के अंदर, एक खेत के अंदर में ले गई। फूलों का खेत था और उसमें वो दौड़ती जा रही थी और मुझे कह रही थी कि तुम पकड़ो ना, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ के दिखाओ। अब मैं उसके पीछे भाग रहा हूँ लेकिन उसको पकड़ नहीं पा रहा हूँ। जैसे ही पकड़ने को होता हूँ वो मुझसे काफ़ी दूर निकल जाती थी। सारी रात ऐसे ही सपने में देखता रहा। अब सुबह नींद खुली तो सारी सपना मुझे याद था। अब ड्यूटी भी जानी थी। अब मैं जल्दी जल्दी तैयार होने लगा। शाम को जब मैं वापसी ट्रेन में आ रहा था तो मुझे लगा कि एक सीट पर वो लड़की बैठी हुई है। मैं तो देख करके अचानक खुश हो गया था, लेकिन मैं जब उस सीट पर पहुंचा तो देखा वो तो कोई दूसरी लड़की थी। हाँ, पहनावा उसी की तरह था। अब मैं मायूस हो गया था। मैं फिर अपनी सीट पर आकर के बैठ गया। स्टेशन पर ट्रेन आके रुकी। अब फिर मैं रोज़ाना की तरह पार्किंग में गया, बाइक निकाल करके बाहर अपने मेन रोड पर आ गया। और जैसे ही मेन रोड पर पहुंचा
वो लड़की मुझे उसी जगह पर दिखाई दी। अब मैं तो उसको देख करके एकदम मचल गया था खुशी के मारे। खुशी का मेरा तो कोई ठिकाना नहीं था। मैं कहने लगा कि आप तो सप्ते में आती थी और आज फिर? बोली हाँ जी, कुछ ऐसे ही घर पे काम चल रहा है, मम्मी का तबीयत खराब है इसलिए मुझे आना पड़ रहा है, नहीं तो मैं वहीं पर रुक जाती हूँ। मैं बहुत खुश था कि चलो अच्छा हुआ इसकी माँ की तबीयत खराब हो गई, नहीं तो ये दोबारा थोड़ी नज़र आती, हफ्ते में शायद मिलती या ना मिलती। मैं बोला जी बैठ जाइए। अब बातचीत का सिलसिला शुरू हो गया था। वो शायद मुझे भी पसंद करती थी, मुझे ऐसा लगा। अब दोस्ती तो हमारी हो चुकी थी। आधे रास्ते में जब हम पहुँचे तो मेरी बाइक अचानक बंद हो गई। मैं बाइक को स्टार्ट करने का कोशिश करने लगा, लेकिन बाइक जो थी वो ठान चुकी थी कि अब स्टार्ट नहीं होना है। अब फिर मैं बाइक को धकेलने लगा। लड़की पीछे से धक्का दे रही थी और एक जगह आकर के वो रुक गई। वो कहने लगी कि मैं थक चुकी हूँ, थोड़ा देर यहाँ पर आराम कर लिया जाए। मैंने देखा वो खेत का पूरा एरिया था और पास में ही एक झोपड़ी बनी हुई थी। शायद वहाँ पर दिन में कोई दुकान लगता होगा, लेकिन इस टाइम वो झोपड़ी बिल्कुल खाली थी। अब वो लड़की थोड़ा इधर उधर घूमती रही। अब मैं उसका फॉलो कर रहा था। अब फिर वो अचानक झोपड़ी की तरफ जाने लगी। मैं उसका मतलब इरादा दोनों ही समझ चुका था। मैं बहुत खुश था। अब मैं उस झोपड़ी में प्रवेश कर गया। मैंने देखा कि वो लड़की एक जगह पर खड़ी है और चेहरा उसका अंधेरे में भी चमक रहा है और शरीर से जैसे खुशबू का फुहारा फूट रहा है। इतनी सुगंध आ रहा था कि मेरा मन व्याकुल हो चुका था उससे मिलने के लिए। और वही हुआ जो ना होना चाहिए था। फिजिकल रिलेशनशिप हमारा बन चुका था। अब फिर हम अपने बाइक के पास में आए और लड़की कहने लगी कि बाइक आप स्टार्ट करके देखो, हो सकता है कि बाइक आपका स्टार्ट हो जाए। और वही हुआ, एक एक मारते ही मेरी बाइक स्टार्ट हो गई थी। मैं बहुत खुश था। मैं उस लड़की को उसकी स्टैंड पर, गांव का स्टैंड पर उतार दिया और लड़की मुस्कुराती हुई अंधेरे में वो गलियों में जा कर के गायब हो चुकी थी। अब तो ये हमारे साथ रोज रोज होने लगा था। मैं रात में भी सोता तो उसी के सपने देखता और रात में जब वापस आता उस शहर से तो उस स्टैंड के पास में वो खड़ी मिलती। अब फिर हमारा ठिकाना वो झोपड़ी हो गया था। वहाँ झोपड़ी में हम अब घंटों 2 घंटे वहाँ पर बिताने लगे थे। और घर पहुँचते तो घर वाले डांटते कि भाई इतना लेट कैसे हो गया, गांव के लड़के तो बाकी आ चुके हैं। मैं कोई न कोई बहाना बना देता कि बाइक ख़राब हो गई है, कभी तेल ख़त्म हो गया है, ऐसे ही कुछ बहाना बना देता था। अब मैं जब रात को सोता तो वो लड़की मुझे फिर सपना में आ जाती। मुझे कहीं रोड पर नज़र आती भागती हुई, कभी फूलों का बगीचा नज़र आता, कभी पेड़ पौधे नज़र आते, कभी खेत नज़र आता। अब मैं उसके पीछे पीछे भागता रहता। लेकिन कुछ दिन तो ऐसा चलता रहा। आज जो हमारे गांव के लड़के थे वो देख लिए कि मैं उनसे काफ़ी दूर हो चुका हूँ, वो हमारा पीछा करने लगे। और एक रात को वो मुझे उस लड़की को साथ में देख लिए। उस टाइम तो उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मुझे बिल्कुल भी पहचान नहीं हो पाई कि मुझे कोई देख रहा है। अंधेरे में से वो मुझे ताड़ रहे थे। खैर हम घर पर आ चुके थे और अगले दिन में उस लड़कों ने गांव में पूरी ये बात फैला दी कि वो तो एक सुंदर लड़की के साथ में उस रोड वाली झोपड़ी पर मिलता है। अब बात उड़ते उड़ते हमारे घर तक पहुंच गई थी।
अब घर वालों ने मेरे से पूछना शुरू कर दिया, आखिर बता वो लड़की कौन है और तू कब से जानता है उसको। अब मैं सच सारा बता चुका था। अब जो हमारे पिता थे बहुत कड़क इंसान थे। वो कहने लगे कि चल उस गांव में, अब मुझे बता, उस लड़की का नाम बता। और सही में मैं बहुत डर चुका था कि मैं समझ गया था कि हमारी अब बहुत बुरा हाल होने वाला है। अब मैं सब कुछ तो बता चुका था। अब हम कुछ भी छुपाया नहीं था अपने परिवार से, न अपने पिताजी से, डर के मारे। पिताजी वो जो घटना थी उसको भुला नहीं पाए और एक दिन उस गांव में चले गए थे। उस गांव में जाकर के उस लड़की को लोगों से पूछना शुरू किया जो उनके जानकार थे, और जो खबर उनको निकली तो बताने लायक नहीं है। वो खबर इतनी डरावनी थी कि मैं उसको बर्दाश्त ही नहीं कर पा रहा था। वो जो लड़की थी उसकी मौत 2 साल पहले हो चुकी थी। वो शहर में काम करने के लिए जाती थी और जैसे हम लोग लौटते थे वैसे ही वो वापस आती थी, लेकिन उसको मरे हुए 2 साल हो चुके थे। तो भला कैसे वो मुझे मिलती थी, ये राज क्या है। अब पिताजी जब उस गांव से लौट कर के आए तो मेरी तरफ लाल लाल आँखों से देख रहे थे और फिर मुझे एकांत में ले गए और फिर उन्होंने सारी बात मुझे बताया। देख बेटा, अब तुम उस लड़की के नज़दीक भी मत जाना। वो लड़की नहीं है, वो एक आत्मा है और तुझे धीरे धीरे करके मार देगी बेटा। मैं सब जानकारी लेके उस गांव से लौटा हूँ। अब पिताजी की बात सुनकर के तो मैं दंग रह गया था। अब पिताजी जो बात बोले होंगे, जो बोले थे, वो तो मैं समझ चुका था कि पिताजी कभी झूठ नहीं बोलते, तो बात सत्य ही होगी। और जब मैं शहर से लौट रहा था और स्टैंड से अपने बाइक निकाला और जैसे ही मेन रोड पर पहुंचा, लड़की मुझे वो खड़ी दिखाई दे दी। वो रोज की तरह ही खुश नज़र आ रही थी। अब मुझे देखते ही अपना हाथ उठा दिया कि रोको रोको। मैं बाइक रोक दिया। अब मैं उसकी तरफ ध्यान से देखने लगा। मुझे वो कहीं से भी कोई भूत प्रेत आत्मा जैसी नज़र नहीं आ रही थी। वो तो जीता जागता इंसान नज़र आ रही थी। तो ये भला आत्मा भूत कैसे हो सकती है। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि उससे मैं पूछूं, क्या तुम एक आत्मा हो। लेकिन पूछ नहीं सका। अब मैं चुपचाप उस लड़की को बिठा लिया और चल पड़ा अपने रास्ते पर। वो लड़की मुझसे बार बार पूछ रही थी कि तुम क्यों उदास हो, क्यों न मुझसे बात कर रहे हो, लेकिन मैं टालता रहा। अचानक वो लड़की सोच में पड़ गई। अब फिर एक जगह पर उसने बोला कि बाइक रोको। अब बाइक मैंने रोक दी और उसकी तरफ देखने लगा और तब वो बाइक से नीचे उतर गई और कहने लगी कि तुमने शायद मुझे पहचान लिया है। मैं उसकी बात सुनकर के दंग रह गया था कि इसको कैसे पता चला कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ। वो उसकी आंखों में आंसू थे और रोते रोते कहने लगी कि देखो, मैं एक आत्मा हूँ। मेरे भी अरमान थे कि मेरी शादी हो, मेरी किसी लड़के से दोस्ती हो, मेरा भी कोई बॉयफ्रेंड बने। मेरे बहुत सारे अरमान थे, लेकिन अचानक बीमारी ने मुझे दबोच दिया। मेरे जो मन का जो लालसा था अंदर ही मर चुका था। मेरी मौत ने सब कुछ तबाह करके रख दिया। लेकिन मैं मर कर के भी मरी नहीं थी। मैं भटक रही थी एक सच्चा प्रेम पाने के लिए। अब तुम मुझे उस काबिल लगे।
तब मैं तुम्हारे साथ में मैंने दोस्ती की। मैं उसकी बात सुनकर के दहल चुका था, लेकिन मेरी जुबान जो थी वो सील चुकी थी। मेरे मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी कि मैं क्या बोलूं और ना बोलूं। एक पूरे बदन में डर सा पैदा हो चुका था कि जिस लड़की को अपनी बाहों में मैंने समेटा हुआ था और वो पता चले कि वो एक आत्मा है तो कैसा लगेगा। वही डर मेरे बदन में पूरा घेर रखा था। और वो लड़की फिर बोलती हुई आगे की तरफ बढ़ने लगी कि ठीक है, हमारी दोस्ती यहीं तक थी, अब तुम जान चुके हो कि मैं क्या हूँ। अब फिर वो अंधेरे साइड में जाकर के गायब हो गई थी। मैं वहाँ से अपने घर की तरफ निकल पड़ा था। उसकी दुख भरी दास्तान सुन करके मैं अंदर से कांप उठा था। मैं घर पर पहुँचा और मैं खाना भी नहीं खा पाया। मैं बिस्तर पर जा गिरा और उसके बाद मैं उठ नहीं पाया। अब पिताजी को लगा कि शायद वो लड़की जो आत्मा थी मेरे ऊपर आ चुकी है। मेरा झाड़ फूक होने लगा। मुझे अंदर से भूख नहीं लग रही थी, बुखार भी होने लगा था। अब झाड़ फूक वाले तो तरह तरह की बात बताते थे। वो कहते थे कि इसके अंदर में उसी लड़की का आत्मा आ चुकी है। इलाज मेरा होने लगा, झाड़ फूक होने लगा। हम इस काम में महीनों लग चुका था। और तब जा कर के उन्होंने आखिरकार बोला कि अब तुम ठीक हो। अब मैं स्वस्थ तो होने में टाइम लगा। और जब मैं स्वस्थ हुआ, अपने काम पर लौटने लगा, लेकिन मैं उस लड़की को याद को भुला नहीं पाया। लेकिन हाँ, उसके बाद में वो लड़की मुझे कभी भी नज़र नहीं आई। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानी मैंने डाल रखा हूँ जो बेहद आपको पसंद आएगी। मेरे इस चैनल को भी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक इसी तरह की कहानी में। आप अपना बहुत ध्यान रखिएगा। नमस्कार।